नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ते हैं कि ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले क्रीमी लेयर वर्ग को जो है शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या है ये क्रीमी लेयर, जो कि विशेष रूप से ओबीसी वर्ग पर ही एक तरह से लागू किया गया है कि ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग जो क्रीमी लेयर के दायरे में आ रहे हैं उन पर उन्हें जो है आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है। फिर प्रश्न आता है कि ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण दिया जा रहा है, तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ एक तरह से मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लें इस बात को कि क्रीमी लेयर वास्तव में है क्या। क्रीमी लेयर जो है एक तरह से ऐसे समझें आप इसको कि ये ओबीसी वर्ग जो है उसका आर्थिक आधार पर बंटवारा किया गया है। बंटवारा किया गया अर्थात ये कि ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले वे लोग जो जो सालाना एक तरह से 8 लाख रुपए या उससे अधिक रुपए जो कमाते हैं उन लोगों को जो है इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जो कि मलाईदार परत या यूं कहूँ कि क्रीमी लेयर तबके के अंतर्गत आते हैं। अब इससे प्रश्न एक ये आता है दिमाग में कि चलिए ठीक है, क्रीमी लेयर वर्ग में अगर ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों को रख भी दिया जिनकी सालाना आय 8 लाख से अधिक है, तो उससे क्या लाभ या क्या हानि होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जिनकी आय 8 लाख से अधिक होगी उन लोगों को ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मिलने वाला 27% आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। अब प्रश्न फिर ये आता है कि किन क्षेत्रों में नहीं मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में और सरकारी नौकरियों में ये लाभ जो है ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा जिनकी इनकम 8 लाख से 8 लाख प्रति वर्ष से, है ना, 8 लाख से अधिक जिनकी इनकम है। फिर अगली बात हम समझें कि क्यों नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इस बात को समझा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है ना, कुछ सामाजिक आधार रखता है, और 16 जो है एक तरह से वो भी सामाजिक आधार रखता है। उन सामाजिक आधारों में कुछ 15 अनुच्छेद 15 के तहत 5 आधारों को रखा गया: जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। और वहीं अनुच्छेद 16 में जो है एक तरह से इन्हीं 5 आधारों के साथ में 2 आधार और, जिसमें निवास स्थान और उद्भव रखे गए। इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, वो समानता का व्यवहार करेगा, जैसी बातों का उल्लेख किया गया। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ओबीसी में जो हम कह रहे हैं कि 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसका आधार क्या है? संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख किया गया है क्या? तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 15(4) और 16(4) और अनुच्छेद 340(1) जो है उसमें एक शब्द उल्लेखित है जिसका है ना, जिसे पिछड़ेपन या पिछड़े वर्ग के रूप में लिखा गया है। और इस आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। इसी क्रम में 27% आरक्षण जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया, जैसा कि SC ST वर्ग को दिया गया है वैसा ही हम यहाँ 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला। लेकिन इस ओबीसी वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सालाना 8 लाख से अधिक आय जो है वो एक तरह से पाते हैं या कमाते हैं। उन लोगों को हमने नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में रखा और उन्हें शैक्षणिक एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो है उससे वंचित रखा या उसे बाहर रखा, ताकि इसी वर्ग में आने वाली अन्य वे जातियां जो एक तरह से पिछड़ी हुई है उन्हें मौका मिले और वो जो है मुख्य धारा में आ सके। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि क्या ये 27% आरक्षण जो ओबीसी वर्ग को दिया जा रहा है वो जनसंख्या के अनुपात में बराबर दिया जा रहा है? तो दोस्तों, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी और वर्तमान की अन्य अनेकों राज्य सरकारें जो है 27% का आरक्षण जो दे रही है वो वर्तमान ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में एक तरह से बहुत कम ही है। जो रिजर्वेशन एक तरह से ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ये तक भी बात आप लोगों को स्पष्ट होगी कि कई ऐसे राज्य हैं जो 27% आरक्षण भी नहीं देते हैं। उसमें मध्य प्रदेश भी एक तरह से सम्मिलित है, जो अभी तक 27% रिजर्वेशन के मामले को सुलझा नहीं सका है। और इसके कारण कई सरकारी भर्तियां जो हैं एक तरह से कोर्ट में लंबित है, अटकी हुई है, जिन्हें 3-3 या 4-4 साल एक तरह से हो गया है। और विद्यार्थी जो है एक तरह से दोहरे
दोहरा संघर्ष एक तरह से वो कर रहा है अपनी नौकरी पाने के लिए भी, है ना, और दूसरा अपने परिवार और समाज से भी। चलिए दोस्तों, ये दूसरा दूसरा मुद्दा है एक तरह से, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान देना है कि क्या कारण है कि सरकार 27% आरक्षण भी नहीं दे पा रही है ना। जनसंख्या के अनुपात में तो ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दे पा रही। तो आप पाएंगे कि सरकार के कई राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं, है ना, कई सामाजिक और राजनीतिक हित है। वो हित जो है, हितों के चलते सरकार इस तरह की इच्छा शक्ति को जो है एक तरह से प्रकट नहीं कर पा रही है। खैर दोस्तों, ये मुद्दा बहुत अलग है। मैं वापस अपनी विषय वस्तु पर आता हूँ। तो यहाँ पर बात यही है कि ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और अनुच्छेद 340(1) में उल्लेखित किया गया है। पिछड़ेपन के आधार पर ये रिजर्वेशन मिला है ना। और इस बात को भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछड़ापन या पिछड़े वर्ग को भी एक तरह से परिभाषित नहीं किया गया है कि हम पिछड़ा किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बात की है कि इस देश में परंपरागत रूप से या वर्ण व्यवस्था में हजारों वर्षों से हाशिए पर कुछ जातियां रही हैं। उस वर्ण व्यवस्था के क्रम में वो निचले पायदान पर रही है, जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से वंचित रही है। और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति आर्थिक रूप से भी ऑब्वियसली पिछड़ा ही रहेगा। और उसे पिछड़ेपन से कहीं ना कहीं ऊपर लाने के लिए जो है एक तरह से सरकार और संविधान एक तरह से प्रयासरत है या प्रतिबद्ध है कि उन्हें मुख्य धारा में लेकर के आया जाए। इसलिए ये आरक्षण की बातें या आरक्षण के प्रावधान जो है एक तरह से किए गए हैं। और उसी में हम पाते हैं कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया, लेकिन उस वर्ग में अगर 8 लाख पर एनम अगर कोई कमा रहा है तो उस व्यक्ति को मलाईदार परत या तबका मान लिया गया और उसे उस वर्ग से या उस श्रेणी से बाहर रखा गया और उसे 27% का आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा, उसे उससे वंचित किया गया। जी, आगे हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की संकल्पना दी और लगभग 1992 जो इंदिरा साहनी वाद एक तरह से है ना सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसी में ये एक सिद्धांत देती है, क्रीमी लेयर की संकल्पना को देती है, लेकिन उसे फिर भी परिभाषित नहीं कर पाती है। पिछड़े वर्ग के आधार पर ही जो है एक तरह से वो जो 27% आरक्षण मिल रहा है और उन्हीं में से कुछ लोग जो सालाना जो जिनकी आय एक सीमित या निश्चित आय से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर मान लिया गया। और आप पा रहे हैं कि 1993 में ये जो आय थी, इसकी सीमा एक तरह से 1 लाख प्रति वर्ष रखी गई और 2004 में बढ़ा करके 2.5 लाख इसे कर दिया गया। 2008 में 4.5 लाख इसे कर दिया गया। 2013 में 6 लाख प्रति वर्ष इसे कर दिया गया और 2017 में हम पा रहे हैं कि 8 लाख प्रति वर्ष जो है ये सालाना आय सीमा जो है रखी गई। इससे अधिक जो 8 लाख से अधिक जो पर वर्ष जो है प्रति वर्ष इस आय से अधिक जो व्यक्ति कमाएगा उसे हमने क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा और इससे कम कमाने वाले लोगों को एक तरह से नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया और उन्हें 27% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। आगे हम बात करते हैं क्रीमी लेयर के संदर्भ में कोई संवैधानिक प्रावधान है क्या। तो बिल्कुल, जैसा कि मैंने पिछले आर्टिकल्स में बात कर ही ली कि 15(4) के अलावा 16(4) और 340(1) जो है भारतीय संविधान के इन अलग अलग अनुच्छेदों में क्रीमी लेयर की संवैधानिक अवधारणा का आधार कहीं ना कहीं देखा गया पिछड़े वर्ग के आधार पर। और मंडलवाद जो है 16(4) के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को एक तरह से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता ही है। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय ने 10% सवर्णों के आरक्षण की मांग को भी खारिज किया, चूंकि आपको ध्यान आ रहा होगा कि 1992 का जो इंदिरा साहनी वाद है उसमें आर्थिक आधार पर सवर्ण जो है इन्हें 10% का आरक्षण दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया था और यह हवाला दिया था कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। और आप पाते हैं कि वर्ष 2019 में संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(6) और हम इधर बात करते हैं 16(6) जो है एक तरह से रखे गए, जो सामाजिक आर्थिक मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के ही साथ में यहाँ पर एक शब्दावली जोड़ दी गई कि कुछ वर्ग विशेष जो आर्थिक आधार पर भी पिछड़े हुए हैं सामान्य श्रेणी के, उन लोगों को जो है एक तरह से ये आरक्षण दिया जाएगा।
10% रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। इसी क्रम में क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल है, ये भी एक प्रश्न दिमाग में आता है कि किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बार बार इस बात का उल्लेख कर ही चुके हैं कि क्रीमी लेयर वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों के बच्चों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित 27% सीटें हैं नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में जो सीटें इनके लिए रिजर्वेशन किया गया है, वो सीटें जो हैं एक तरह से, या यूँ कहूँ कि इन क्रीमी लेयर वर्ग के लोगों को एक तरह से आरक्षित नहीं रहेगी। आगे हम बात करते हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले लोग, वो भी इस क्रीमी लेयर सिद्धांत के या संकल्पना के दायरे में आएंगे। और आप पाते हैं कि उच्च संवैधानिक पद जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्य, इन्हीं के साथ में हम कैग की बात करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। इन्हें भी जो है क्रीमी लेयर सिद्धांत से एक तरह से बाहर रखा गया है ना। मतलब ये कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हें रिजर्वेशन 27% जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह से ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के अधिकारी, है ना, पीएसयूज जो हैं हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें काम करने वाले, यूनिवर्सिटीज़, बैंकों, बीमा कंपनियों में पदस्थ अधिकारी। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यही नियम जो है एक तरह से निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी जो हैं उन पर भी लागू होता है। इसके अलावा सेना में हम जब बात करते हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक के जो अधिकारी है उन पर भी ये नियम जो है एक तरह से लागू होता है। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, सलाहकार, है ना, लेखक इत्यादि जो हैं वो भी इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हुए लोग। इसी के साथ में शहरी क्षेत्रों में जिनके पास में भवन है, एक निश्चित सीमा से अधिक जिनके पास में संपत्ति है या कृषि भूमि है या रिक्त भूमि जिनके पास में है, वो भी इस क्रीमी लेयर के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में, यूँ कहूँ कि हमने इस क्रीमी लेयर के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया और क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं इन्हें हमने समझा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप लोग तक एक तरह से पहुँच पाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।